दीपेश का परिवार बेहद ही गरीब परिवार था। दीपेश के परिवार में उसकी पत्नी मंजू और एक 12 साल का बेटा दीपू था। दीपेश गांव के नुक्कड़ पर पानीपुरी की दुकान लगाया करता और दीपेश की पानीपुरी की दुकान काफी मंदी चल रही थी। अरे क्या बात है, आज तो पानी पूरी बिकी ही नहीं। अरे हाँ, आज तो बहुत कम पानी पूरी बिकी है और खर्चा भी कुछ खास नहीं निकल पाया। अरे आप कब तक यही पानी पूरी की दुकान से आस में हैं? अपने बीवी बच्चों को कब तक भूखा मारते रहोगे? अरे मंजू, तुम कैसी बात कर रही हो? आज ही तो हमारी पानी पूरी कम बिकी है, वरना रोज तो खर्च जितना पैसा निकल ही जाता है। अरे मैं तुम्हें कहती भी हूँ, ये पानी पूरी का काम अगर तुम्हें करना ही है तो रोज शाम के समय पानी पूरी की दुकान लगा लिया करना, लेकिन दिन भर तो कहीं मजदूरी करो, 2 पैसे कमा कर लाओ घर में। मुझसे और कोई काम नहीं होगा। मैंने शुरू से अपने पिताजी के साथ पानी पूरी की दुकान लगाई है और पिताजी के समय पर दुकान अच्छी भी चलती थी, लेकिन इधर दुकान मंदा हो गया है। दीपेश की पानी पूरी की दुकान कुछ खास नहीं चलती थी। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता। साथ ही दीपू की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी मंजू परेशान ही रहा करती। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, घर का खर्चा है, लेकिन कितने दिन तुम ये पानी पूरी की दुकान लगाकर घर परिवार चलाओगे? कुछ तो सोचो। तुम खामा मुझ पर गुस्सा हो रही हो। मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ ना कि कभी कभी काम मंदा हो जाता है। आज भी ऐसा ही समझ लो। मंजू चाहती थी कि घर अच्छे से चले और उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही था और वो था दीपेश। अब मंजू भी तय करती है कि वो घर से बाहर निकलकर काम करेगी। अरे मंजू, तुम कहीं जा रही हो क्या? आज घर का काम इतनी जल्दी कैसे हो गया तुम्हारा? अरे आज गोलगप्पे की दुकान तुम नहीं मैं लगाने जाऊंगी। देखती हूँ कि गोलगप्पे बिक क्यों नहीं रहे हैं। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की। मैं आज घूम घूम कर गोलगप्पे बेच लूंगा। माँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ गोलगप्पे बेचने। मैं लोगों को आवाज लगाऊंगा, आप गोलगप्पे बनाकर खिलाना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू भी अपनी बाप की तरह बड़ा होकर गोलगप्पे बेचेगा या फिर पढ़ लिख कर अफसर बनेगा? माँ, अफसर लोग भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाते हैं ना। अभी चलो हम लोग गोलगप्पे बेच कर आते हैं, उसके बाद मैं पढ़ाई भी करूँगा। नहीं नहीं, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझा ना तू? मंजू और दीपेश में बातचीत हो रही थी। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन रजनी आ जाती है और रजनी मंजू को दीपू को डांटते हुए देखती है। अरे मंजू, क्या बात हो गई? छोटे से बच्चे को क्यों डांट रही है? अरे रजनी भाभी, डांटू नहीं तो और क्या करूं? देखो ना, पढ़ने लिखने की बजाय अपने बाप की तरह गोलगप्पे बेचने की जिद कर रहा है। अरे बच्चा ही तो है, ले जा साथ में, मन बहल जाएगा थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं, अगर इसे मैंने बाहर इसके बाप के साथ गोलगप्पे बेचने के लिए भेज दिया ना, तो ये अगले दिन ये पढ़ाई लिखाई भी नहीं करेगा। तेरी बात तो ठीक है, वैसे भी पढ़ लिख कर या कौन सा अफसर बनेगा? अपने पिता की तरह ही नुक्कड़ पर छोले भटूरे, गोलगप्पे या फिर बर्गर चाउमीन की दुकान लगाएगा। तुम चाइनीज लोग काम भी तो ऐसा ही करते हो ना? रजनी भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। अरे ठीक है दीपेश, नहीं बोलती। वैसे सच कहूँ तो तेरे गोलगप्पे की दुकान अगर नहीं चल रही है तो तू मुझसे एक फ्री में एडवाइस ले ले। अरे हाँ रजनी भाभी, मैं कहती हूँ कि गोलगप्पे की दुकान बंद करके जमींदार के खेतों में काम करके ये 2 पैसे कमा के घर में ले आए, लेकिन ये आदमी है कि बस सुनता ही नहीं है सच में। मैं तो कहती हूँ मोमोज की दुकान लगा ले दीपेश तू। वैसे भी आजकल लोगों को चाइनीज मोमो बहुत पसंद है और तुम लोग नेपाल के कम और चाइनीज ज्यादा लगते हो। अरे रजनी भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे हम तो नेपाल से हैं और काफी समय से भारत में रह रहा है हमारा परिवार। अरे तो हम चाइनीज बनकर क्यों काम करें? रजनी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन दीपेश के दिमाग में रजनी की बातें बैठ जाती है। अब दीपेश अपने गोलगप्पे की दुकान को अगले ही दिन बदलवा लेता है और अपने ठेले पर पोस्टर लगाता है, चाइनीज गोलगप्पे वाला। अरे क्या बात है, आज तो सारे गोलगप्पे बिक चुके हैं। अरे और आपने गोलगप्पे के ठेले का नाम क्यों चेंज कर दिया? मैंने आपको कहा था ना, हम चाइनीज नहीं हैं, लोग हमें गलत नाम देंगे। लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं मंजू, इसी नाम की वजह से तो आज गोलगप्पे बिके हैं। लगता है रजनी भाभी ने जाने अनजाने में हमें सही आइडिया दिया। अरे लेकिन अगर लोगों ने हमें सचमुच चाइनीज समझ लिया तो हमारे लिए दिक्कत भी तो होगी ना। आपको तो पता है उनका खान पान कैसा होता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, भगवान ने ही हमें रास्ता दिखाया है। दीपेश अपने गोलगप्पे की दुकान का नाम चेंज करवा लेता है
लेकिन वो आने वाली मुसीबत से अब तक अवगत नहीं था। जैसे ही रजनी को ये बात पता चलती है, रजनी सारे गांव में लोगों को जा जाकर कहती फिरती है, अरे मैंने कहा था ना, यह दोनों मियाँ बीवी चाइना से आए हैं, नेपाल से नहीं। यह तो कुत्ता बिल्ली चूहा सब खा जाते हैं। राम रे राम, हमारे गांव में अब ऐसे लोग रहेंगे। मैं तो कहती हूँ उनके हाथों का बनाया हुआ कोई गोलगप्पा खाने भी मत जाना, ना जाने कौन सी बीमारी फैला जाए। अगले दिन दीपेश के गोलगप्पे गांव का कोई भी आदमी नहीं खाता, जिस वजह से उसे दूसरे गांव जाकर गोलगप्पे बेचने पड़ते थे। और जब दीपेश घर लौट कर आता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे मंजू, पता है आज कोई भी गांव वाला मुझसे गोलगप्पे नहीं ले रहा। अरे माँ, आपको पता है गांव के बच्चे मुझे चाइनीज चाइनीज कहकर चिढ़ा रहे हैं। किसने बोला तुझे ऐसा? चल अभी उसे बताती हूँ। अरे बच्चे हैं, जाने दो, किसी के मुंह से निकल गया होगा। पहले भी तो बच्चे चिढ़ाया करते थे ना। अरे मैंने आपको कहा था ना, रजनी भाभी की बातों में मत आओ। वो एक नंबर की आग लगाने वाली औरत है। अरे पापा, आपको नहीं पता, बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे कि हमारे घर में कुत्ता बिल्ली चूहा सब खाया जाता है। क्या? ऐसा किसने कहा तुझसे? अभी चल, मैं उससे पूछता हूँ ये सब बातें गांव में कौन फैला रहा है। हाँ पापा, मुझे पता है ये बात कौन फैला रहा है। आज मैंने रजनी आंटी को 2-3 आंटियों से बात करते सुना था। वो कह रही थी कि दीपेश से गोलगप्पे मत लेना, वो ना जाने क्या क्या खाया होगा। अच्छा, तो अब समझ आया ये सब रजनी भाभी की चाल थी और हमें नीचे गिराने की। लेकिन वो जानती नहीं है मैं अपनी जिद पर आ जाऊँ ना तो अपने इस गरीब घर को महल बना दूँ। गांव में सभी लोग दीपेश और मंजू से दूर दूर रहने लगे। इधर मंजू काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। अब वो अपने पति के साथ गोलगप्पे बनाकर अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में घूमकर बेचना शुरू करती है। और शाम होने से पहले मंजू के सभी गोलगप्पे बिक भी जाया करते हैं। मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। और हाँ, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। माँ, आज मैं स्कूल टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर लाया। सभी बच्चों ने मेरे लिए तालियां भी बजाईं। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ बेटा। अपने पिता की तरह ऐसी मेहनत मजदूरी नहीं करनी तुझे, बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है तुझे। कहो, क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? अब तो तुम भी गोलगप्पे बेचने जा रही हो। लगता है तुम्हें अब भी मुझसे शिकायत है। अरे मुझे आपसे शिकायत नहीं है, मैं तो ये कह रही थी मैं गोलगप्पे का ठेला लगा लेती हूँ, आप सेठ जी की दुकान में काम कर लीजिए। आज वो आपको अपनी दुकान पे रखने के लिए बात करने आए थे। तुम ठीक कह रही हो, अब तो मुझे भी थोड़ा बहुत इधर उधर काम देख लेना चाहिए। अब तो तुम भी चाइनीज गोलगप्पे वाली बन गई हो, भला तुम्हें क्या दिक्कत होगी? अरे इसलिए तो कह रही हूँ कि अगर आप सेठ जी की दुकान पर काम करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ पिताजी, पहले से तो अब घर में अच्छा अच्छा खाना भी बनने लगा है। और आपको पता है, जब तक मुझे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ये भी कर लेता हूँ। अपने परिवार के लिए मैं ये तो कर ही सकता हूँ, और तुम अपने गोलगप्पे की दुकान संभालो। मंजू को लगातार मेहनत करते देखकर रजनी जलती रहती है, लेकिन मंजू अपने काम पर ध्यान देती है और समय से गोलगप्पे का ठेला लेकर निकल जाया करती है और शाम के समय घर लौट कर आया करती है। ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके मंजू और दीपेश अपना घर चलाते हैं। शुरू शुरू में उन्हें दिक्कत तो आती है, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद उनका चाइनीज पानी पूरी का बिजनेस चल पड़ता है। शाम के समय सुनीता अपने 5 साल के बेटे मिंकू के साथ बाजार से घर आ रही होती है। तभी रास्ते में एक मिंकू की नजर एक कॉटन कैंडी बेच रहे आदमी पर पड़ती है। मामा, मुझे वो बुढ़िया के बाल दिला दो ना, मुझे वो खाने हैं। सब्जियां लेने में तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, अब मैं मिंकू को क्या कहूँ? मामा, आप कहाँ को गई? माँ, मुझे वो बुढ़िया के बाल खाने को दिला दो ना। मिंकू बेटा, अभी घर चलो, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मैं तुझे ना फिर कभी बुढ़िया के बाल खरीद के दूंगी, अभी चल। हाँ पर माँ सुनो ना। पैसे न होने के कारण सुनीता मिंकू की बातों को अनसुना करके उसे वहाँ से ले जाती है। सुनीता बहुत गरीब थी। उसका पति रंजन एक राशन की दुकान पर काम किया करता था, जिससे आए पैसों से किसी तरह उसका घर चला करता। अक्सर घर में पैसों की तंगी रहा करती। सुनिए जी, अपना मिंकू ना 5 साल का हो गया है, इसलिए अब उसका स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो।
स्कूल में दाखिला तो हो जाएगा, लेकिन उसके कपड़े, किताबों, बस्ते के लिए जो खर्च होगा उसके लिए मुझे पहले पैसों का इंतजाम तो कर लेने दो। देखिए जी, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन मैं मिंकू को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। फिर इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। हाँ सुनीता, मैं यही कोशिश करता हूँ, लेकिन पैसों की तंगी के कारण सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। आप चिंता मत कीजिए जी, अब से ना मैं कोई काम करूँगी जिससे 4 पैसे घर में आ सकें। अपनी पत्नी की ये हिम्मत देखकर रंजन को अच्छा लगता है कि वो उसका साथ देने की सोचती है। अब सुनीता काम ढूंढने के लिए बाहर जाती है तो वो बाहर कई चाट के ठेले वालों को देखती है। साथ ही देखती है कॉटन कैंडी वाले के पास बच्चे और बड़ी दोनों की भीड़ लगी हुई थी। इस कॉटन कैंडी वाले की तो अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। वैसे क्यों ना मैं भी कॉटन कैंडी बेचना शुरू कर दूं। सुनीता सोच लेती है कि वो कॉटन कैंडी बेचना शुरू करेगी और कुछ दिनों बाद वो कॉटन कैंडी बेचना शुरू कर देती है। अब वो रोज कॉटन कैंडी बेचती और धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाती। एक रोज उसकी पड़ोसन रज्जो उसे कॉटन कैंडी बेचते हुए देखती है तो मन ही मन कहती है, ओहो, पति तो कमाता ही है, फिर अब ये भी कमाई करने के लिए कॉटन कैंडी बेचने लगी। जाकर पता करती हूँ कि आखिर ये कॉटन कैंडी क्यों बेच रही है। रज्जो उसके पास जाती है तो उसे देखकर सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, अरे रज्जो बहन, अरे बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा मैंने। हाँ, वो मैं घूमने के लिए शहर से बाहर गई थी ना, इसीलिए। वैसे तुम कॉटन कैंडी कब से बेचने लगी? हाँ, कुछ समय पहले ही काम शुरू किया है ताकि घर के खर्चों में अपने पति का थोड़ा हाथ बटा सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे जरा मुझे भी तो चखाना अपनी बनाई ये कॉटन कैंडी। सुनीता रज्जो को एक कॉटन कैंडी बनाकर दे देती है तो रज्जो उसे खाते ही उगल देती है। हे भगवान, कितनी मीठी है ये, मेरे गले से तो नीचे ही नहीं उतर रही। अरे ये बच्चों के खाने की चीज है रज्जो बहन, शायद इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आई हो। बच्चों को मीठा पसंद होता है ना। अरे इतना मीठा बच्चे खाएंगे तो उनके दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। पता नहीं क्या फालतू चीज बेचने बैठी हो तुम। इतना कहकर रज्जो बिना पैसे दिए ही वहाँ से निकल जाती है। क्योंकि रज्जो उसकी पड़ोसन थी, इसीलिए वो भी उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन सुनीता को काम करते हुए देखकर रज्जो को बहुत जलन होती है। जैसे तैसे समय बीतता है। सुनीता की कॉटन कैंडी खाने के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगती है, जिससे रज्जो और परेशान हो जाती है। और एक रोज वो पास में खेल रहे ढेर सारे बच्चों से जाकर कहती है, अरे बच्चों, तुम ये क्या खेल खेलने में लगे हुए हो? वहाँ जाओ, वो जो आंटी है ना कॉटन कैंडी वाली, वो सभी को फ्री में कॉटन कैंडी बांट रही है। सच में आंटी जी, फ्री में कॉटन कैंडी मिलेगी? अरे फिर तो मजा आ जाएगा। चलो चलो दोस्तों, कॉटन कैंडी खाते हैं। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, अब आएगा ना मजा। सभी बच्चे रज्जो की बात मानकर सुनीता के पास चले जाते हैं और उसे कॉटन कैंडी देने को कहते हैं। इतने बच्चों को देखकर सुनीता को खुशी होती है, लेकिन वो बच्चे उसे पैसे नहीं देते तो सुनीता हैरान रह जाती है। बच्चों, तुम सभी ने कॉटन कैंडी खाई है ना, और बिना पैसे दिए जा रहे हो। पर आप तो फ्री में कॉटन कैंडी बेच रहे हो ना, इसीलिए तो हम आपके पास आए थे। हमारे पास पैसे भी नहीं है। फ्री में? लेकिन ऐसा तुम लोगों को किसने कहा? अब रिंकी रज्जो की तरफ इशारा करने लगती है तो रज्जो वहाँ से चली जाती है। सुनीता समझ जाती है कि ये सब रज्जो का किया धरा है, जिसके बाद वो बच्चों से पैसे नहीं मांगती और उसकी कॉटन कैंडी भी खत्म हो गई थी। इसीलिए वो कुछ ही देर में घर लौट आती है। माँ, आप आ गई। आपको पता है, आज मैंने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनीता, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? वो मुझे चप्पल खरीदनी थी। मेरी चप्पल टूट गई थी, जैसे तैसे काम चला रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जी। आज तो मुझे बच्चों को फ्री में कॉटन कैंडी देनी पड़ी, इसलिए बस कमाई नहीं हुई है। फ्री में कॉटन कैंडी? पर क्यों? अरे वो उन बच्चों को रज्जो बहन ने ऐसा कहा कि मैं फ्री में कॉटन कैंडी बांट रही हूँ, इसलिए सारे बच्चे मेरे पास चले आए। इस तरह तो वो रोज बच्चों को बहलाकर तुम्हारे पास कॉटन कैंडी लेने भेजती रहेगी, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन इस चक्कर में मैं दुकान लगाना तो बंद नहीं कर सकती ना। मैं मेहनत से अपनी दुकान लगाऊंगी हमेशा की तरह ही। और रही बात चप्पल की, तो कुछ दिन रुक जाइए, पैसे आते ही खरीद लेना। इधर सुनीता अपने फैसले पर अड़ी रहती है तो वहीं रज्जो मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी
आज तो मैंने सुनीता की कॉटन कैंडी फ्री में बंटवा दी। अब तो वो बेचारी दुकान बंद करने के बारे में सोच रही होगी। रजो ये सोचकर खुश हो रही थी कि सुनीता अब दुकान लगाना छोड़ देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और सुनीता रोज की तरह अगले दिन अपनी कॉटन कैंडी की दुकान लगाती है। ले लो बुढ़िया के बाल, मीठे मीठे मुंह में घुल जाने वाले। कितनी मेहनती है ये सुनीता। कल मैंने इसका कितना नुकसान करवाया, फिर भी आज ये मुंह उठाकर काम कर रही है। उसी समय वहाँ एक सेठ आते हैं और सुनीता से कॉटन कैंडी लेती हुई कहते हैं, बेटी तुम बहुत मेहनती हो। मैं रोज देखता हूँ कि तुम मेहनत से कॉटन कैंडी बनाकर बेचती हो। मुझे अपने ढाबे में एक ऐसी ही मेहनती इंसान की जरूरत है। क्या तुम मेरे ढाबे में काम करोगी? अरे लेकिन मैं तो ये कॉटन कैंडी बेचती हूँ। हाँ, तुम आधे दिन मेरे ढाबे में काम करना और आधे दिन मेरे ढाबे के बाहर ही ये कॉटन कैंडी बेचना। मेरे ढाबे पर बहुत लोग आते हैं, उससे तुम्हारी बिक्री भी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मुझे काम देने के लिए। ये सब सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है और अगले दिन से वो ढाबे पर मेहनत से काम करने के साथ साथ कॉटन कैंडी भी बेचने लगती है, जिससे धीरे धीरे उसकी ज्यादा कमाई होती है, जिससे वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाती लिखाती है और अपने घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करती है। इस तरह सुनीता की मेहनत सफल होती है और वो अपना काम भी लगन से करती है। दोस्तों, हमें भी अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए और किसी भी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए।